होगा। अच्छा, आज हम करने जा रहे थे ओथेलो का एक्ट 3 सीन 1 से लेके सीन 3 तक, जो मेरा आज का प्लान था। अच्छा, उसमें देखते हैं कि सबसे पहले समरी देख लेते हैं सीन एक्ट 3 की। इससे पहले ये हुआ था, स्टार्ट में हम देखते हैं कि डेस्डेमोना और ओथेलो जो है वो भाग के शादी कर लेते हैं। रोड्रिगो उसके अंदर इंटरेस्टेड होता है। इयागो जो है, क्योंकि ओथेलो जो है वो अब एक सिपहसालार होता है, इयागो, और वो एक मूर होता है। इयागो से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। इयागो जो है वो हद से ज्यादा जेलस होता है ओथेलो से, और वो चाहता है कि मैं इसको अपनी जगह से हटा दूं। बहरहाल दोनों की शादी हो जाती है। ओथेलो जो कि एक मूर होता है और एक वेनेटियन गर्ल जो कि वहां के मतलब वेनिस के ही, मुझे ब्रेबेंटियो की बेटी होती है, और उससे उसकी बेटी डेस्डेमोना होती है, जिससे उसकी शादी हो जाती है। रोड्रिगो वॉज इंटरेस्टेड, वो उसका सूटर था डेस्डेमोना का, वो चाहता था कि उसकी डेस्डेमोना से शादी हो जाए। बहरहाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से रोड्रिगो भी ओथेलो को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। अब क्या होता है कि रोड्रिगो जब ओथेलो जो है वो साइप्रस जाता है, और दोनों ये जो न्यूली वेड कपल है उनका उनका मतलब वहां पे जाके देवर मतलब जो न्यूली वेड कपल होता है वो चाह रहे होते हैं कि इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, किसी तरह ओथेलो को रास्ते से हटा दिया जाए। तो रोड्रिगो और ओथेलो सॉरी इयागो मिलके एक प्लान करते हैं कि हमने जो है कैसियो, जो कि लेफ्टिनेंट था किसका, ओथेलो का, और ओथेलो ने उसको डिस्टाइन किया था फॉर लेफ्टिनेंट, तो इसको किसी तरह रास्ते से हटाया जाए। और इयागो जो है वो कैसियो को किसी तरह ड्रंक करवाता है, एंड फाइनली कैसियो जो है वो वहां के जो सॉरी क्या नाम था उसका, एक तो रोड्रिगो था, सॉरी मोंटेनो, ठीक है, मोंटेनो को वो एक जो है ना कहीं मुक्का दे मारता है, और पहले रोड्रिगो उसको थोड़ा सा बुली करता है, जिसकी वजह से वो उसके पीछे भागता है। फाइनली वो जब उससे लड़ रहा होता है, मोंटेनो बीच में आता है और मोंटेनो को वो एक मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से एक्ट 2 का जब एंड होता है तो कैसियो को उसके पोस्ट से लेफ्टिनेंट, बीइंग अ लेफ्टिनेंट, उसको फायर कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। अब देखते हैं कि एक्ट 3 सीन 1 एंड सीन 3 टू सीन 3 तक क्या हुआ। पहले सीन 1, ठीक है, समरी देख लेते हैं एक्ट 3 सीन 1 की। इन एन एफर्ट टू विन ओथेलो's गुड ग्रेसेस। अब कैसियो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि भाई किस तरीके से वो ओथेलो की गुड ग्रेस में आ जाए दोबारा से। तो वो जो है इन एन एफर्ट टू विन ओथेलो गुड ग्रेस, कैसियो सेंड म्यूजिशियंस टू प्ले म्यूजिक बिनेथ द जनरल्स विंडो। जनरल यानी कि ओथेलो की बात हो रही है कि ओथेलो की विंडो के नीचे, क्योंकि ये एक्चुअली म्यूजिशियंस जो हैं, जब किसी की नई नई शादी होती थी तो उसको नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में थ्रू म्यूजिशियंस एक वेलकम दिया जाता था, एक गुड मॉर्निंग दी जाती थी थ्रू म्यूजिशियंस। ये उस वक्त का जो आप समझ लें ट्रेडिशन थी। तो फाइनली कैसियो जो है, अब क्योंकि वो उसकी गुड बुक्स में दोबारा से आना चाहता है, तो वो म्यूजिशियंस को भेजता है कि भाई वो उसकी विंडो के नीचे, जनरल की विंडो के नीचे म्यूजिक प्ले करे, ताकि वो जो कपल है वो उसको एंजॉय करे। ओथेलो सेंड्स इट्स सर्वेंट अ क्लाउन और पीजेंट टू टेल द म्यूजिशियंस टू गो अवे। ओथेलो जो है सर्वेंट या क्लाउन या पीजेंट को भेजता है कि भाई इन म्यूजिशियंस को यहाँ से जाए। यानी कि ओथेलो वाज टू मच एंग्री with Cassio, and he knew that Cassio had sent these musicians to entreat him. Cassio asked the clown to entreat Amelia to come speak with him. Cassio जो है वो क्लाउन से कहता है कि वो एमिलिया से कहें कि एक दफा उसकी बात सुन ले, so that he can ask her for access to Desdemona, ताकि वो डेस्डेमोना तक पहुंच सके और उसको अपना मसला बता सके। When the clown leaves, Iago enters and tells Cassio that he will send for Amelia straight away. जब क्लाउन चला जाता है तो इयागो एंटर होता है, वो कैसियो को कहता है कि वो खुद एमिलिया को सेंड करेगा स्ट्रेट अवे एंड फिगर आउट अ वे टू टेक ओथेलो असाइड सो दैट कैसियो एंड डेस्डेमोना कैन कन्फर प्राइवेटली। और वो कहता है कि ताकि ओथेलो को वो एक साइड पे ले जाएगा, मतलब इयागो कैसियो से कहता है,
और कैसियो और डेस्डेमोना, ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके. After Iago exists, Emilia enters and tells Cassio that Othello and Desdemona have been discussing his case. जब इएगो चला जाता है तो एमिलिया एंटर होती है और वो कैसियो को बताती है कि ओथेलो और डेस्डेमोना जो हैं वो उसी का केस जो है वो डिस्कस कर रहे थे, और डेस्डेमोना हैज प्लीडेड फॉर कैसियो, और डेस्डेमोना ने जो है कैसियो के लिए बहुत ज्यादा प्लीड किया है, इंसिस्ट किया है कि ओथेलो उसको उसकी दोबारा से जो उसकी पोस्ट है वो वापस कर दे. बट ओथेलो worries that Montano's influence and popularity in Cyprus would make Cassio's reappointment impractical. लेकिन उसने कहा मोन्टेनो जो है उसका इन्फ्लुएंस और उसकी जो पॉपुलैरिटी है साइप्रस में, अगर वो कैसियो को रीअपॉइंट करता है तो ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि मोन्टेनो एक बहुत इज्जत और एहतराम के काबिल एक इंसान है, और जो है कैसियो जो है वो उसको रीअपॉइंट करना बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है. नो मैटर हाउ मच ओथेलो केयर्स फॉर हिज फॉर्मर लेफ्टिनेंट, Emilia allows Cassio to come in and tells him to wait for Desdemona. और no matter कि ओथेलो कितनी केयर करता है फॉर हिज फॉर्मर लेफ्टिनेंट, लेकिन मतलब यानी कि वो कहता है कि मैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं तोड़ सकता, क्योंकि मोन्टेनो का इन्फ्लुएंस जो है वो साइप्रस के ऊपर बहुत ज्यादा, और दैट वुड बी इम्प्रैक्टिकल. Emilia allows Cassio to come in and tells him to wait for Desdemona. ठीक है, और एमिलिया जो है वो कैसियो को अलाउ करती है कि तुम अंदर आओ और वेट करो डेस्डेमोना का. ठीक है, अब इसकी देखते हैं एक्ट 3 सीन 1. लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट. इसमें देखें दोनों साइड्स आपके सामने, ठीक है, और आई डोंट थिंक सो कि इस तरह से टेक्स्ट पढ़ना कोई मुश्किल काम. ठीक हो गया. अच्छा, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है एक साइड पे ओरिजिनल टेक्स्ट और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है मॉडर्न टेक्स्ट. क्या मैं आपको पढ़ा देती हूँ. एंटर कैसियो एंड म्यूजिशियंस. कैसियो और म्यूजिशियंस एंटर होते हैं. कैसियो मास्टर्स प्ले हियर. मास्टर्स यानी कि वो कह रहे हैं म्यूजिशियंस को, कह रहे हैं मास्टर्स ओ जेंटलमैन प्ले हियर, यहाँ पे प्ले करो, स्टार्ट प्लेइंग हियर. आई विल कंटेंट योर पेन. वो कहता है आई विल पे फॉर योर ट्रबल, यानी कि जो तुम यहाँ पे म्यूजिक प्ले करोगे, जो तुम यहाँ पे मेहनत करोगे, आई विल पे फॉर योर लेबर हियर, यानी कि जो भी तुम यहाँ पे मेहनत करोगे, जो काम तुम यहाँ पे करोगे, तो मैं तुम्हें उसका पे करूंगा, तो यहाँ पे म्यूजिक प्ले करो. समथिंग दैट ब्रीफ एंड विद गुड मॉरो जनरल, और ये जो है प्ले समथिंग शॉर्ट दैट विल पुट जनरल इन गुड मूड, कि ये एक गुड मॉडो सॉन्ग होना चाहिए. मैंने आपको बताया कि उस वक्त एक ट्रेडिशन थी कि न्यूली वेड कपल को, जैसे हमारे होता है ना कि न्यूली वेड कपल जो होता है वो मैके वाले आते हैं नाश्ता लेके एग्जैक्टली सेकेंड डे, तो उस वक्त और वो दूल्हा दुल्हन को और उसके घर वालों के साथ बैठ के फिर नाश्ता किया जाता है, ताकि एक गुड जेस्चर के तौर पे. इसी तरीके से वो उस वक्त के जो साइप्रस है या जो वेनिस है, वहां पे एक ट्रेडिशन थी कि जो न्यूली वेड कपल होता था उसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है एक गुड मॉरो सॉन्ग जो है वो डेडिकेट किया जाता था, ताकि वो जो न्यूली वेड कपल है वो उसको एंजॉय कर सके. तो यहाँ पे वो कहता है कि प्ले समथिंग शॉर्ट दैट विल पुट द जनरल इन गुड मूड. अब क्योंकि वो जनरल को, यानी कि ओथेलो, जनरल कौन है, ओथेलो, ओथेलो के मूड को जो है दोबारा से सही करने के चक्कर में है, तो वो उनको कहता भाई अच्छा सा यहाँ पे प्ले करो, और तुम मतलब जितना अच्छा प्ले करोगे मैं तुम्हें पे करूंगा. They play enter clown. Why masters have your instrument been in Naples that they speak it knows her. वो कहता है कि तुम्हारे ये जो इंस्ट्रूमेंट, क्लाउन यानी कि एक मजाहिका, एक यहाँ पे ह्यूमरस वे में क्लाउन एंटर होता है, और थोड़ा सा शेक्सपियर के ड्रामा के अंदर स्लाइट ह्यूमर भी होता था. शेक्सपियर के ड्रामास की ये एक खसूसियत थी कि सिर्फ ट्रेजेडी नहीं होती थी, वो ट्रेजेडी को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा उसके अंदर ह्यूमर भी ऐड करता था. तो नाउ दिस क्लाउन जो है, ये जो क्लाउन है वो उसकी ह्यूमरस साइड जो है, ह्यूमरस पर्सपेक्ट जो है ओथेलो का वो शो कर रहा है, यानी कि शेक्सपियरन ट्रेजेडी का जो है वो ह्यूमरस एस्पेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि शेक्सपियर का ये कहना था कि ड्रामा को, एक ट्रेजेडी को बैलेंस करने के लिए उसमें ह्यूमर होना बहुत जरूरी है.
तो नॉट ओनली ओथेलो, आप उसका कोई भी ड्रामा उठा के देख लेंगे, वहां पे छोटा मोटा कोई ना कोई आपको इस तरह का स्किट मिलेगा। अब यहाँ पे वो कहता है कि व्हाई मास्टर्स हैव योर इंस्ट्रूमेंट बीन इन नेपल्स, वो कहता है कि तुम्हारे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑल हैव अ नेजल स्वेंग, हैव दे बीन टू नेपल्स। यहाँ नेपल्स में लिखा हुआ है नेपल्स वाज कंसीडर्ड a likely place to contract syphilis which eats away all the bridge of north। अच्छा इसको छोड़ दें, नेपल्स जो है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है उस पर इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, नेपल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हाट वाज नेपल। The province of Naples is a magical place where colors, flavors, culture and history are intertwined in charming mix of knowledge, joy and fun। अब वो उसको कहता है नेपल जो है वो एक ऐसी प्रोविंस ऑफ नेपल, एक ऐसी कोई मैजिकल प्लेस थी जहाँ पे कलर्स, फ्लेवर्स, कल्चर्स और हिस्ट्री जो है इंटरवेंट थे, क्योंकि इन अ चार्मिंग मिक्स ऑफ नॉलेज, जॉय एंड फन। द एरिया इज लूम्ड ओवर बाय माउंट Vesuvius and overlooks a marvelous bay, whose beauty has served as driving inspiration for many an artist। The allure of landscape, the beauty of a beautiful island that dot the blue water of Mediterranean। अच्छा इसमें देखिएगा नीचे आ जाए, the multitude of places will excite every type of tourist from the art and history। एक्चुअली यहाँ पे सिम्बॉलिकली नेपल स्टैंड फॉर, हम उसको कहेंगे कि इन एन एक्सटेटिक, एक सिंबल है कि वो कहता है कि ये तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑल हैव अ नेजल ट्वैंग, हैव दे बीन टू नेपल्स, कि वो नेपल से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि उस मैजिक वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं जो कि इंसान को नॉलेज के साथ साथ जो है वो भी देती है, प्लेजर भी देती है, जॉय भी देती है। तो क्या तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है, फिर वो कहता है ह्यूमरस वे में, आयरॉनिकल वे में, दैट दे स्पीक इट नोज द, कि ये सारे जो है इंसानों की नेजल ट्वैंग है, यानी कि ये मुझे कोई नेपल से नहीं ताल्लुक रख रहे, ये तो कोई और किसी और दुनिया से है, यानी कि तुम्हारे ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो तुम प्ले कर रहे हो, म्यूजिशियंस को कहता है, वो तो इंतहा के थर्ड क्लास किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। म्यूजिशियन, हाउ सर हाउ, वो कहते हैं म्यूजिशियन उसको कहता है भाई ये मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, एक्सक्यूज मी सर। क्लाउन, ऑल दीज आई प्रे यू वाइंड इंस्ट्रूमेंट, वो कहता है भाई मैं तो, ये तो सारे वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आई प्रे यू वाइंड इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इसका भी मैंने मीनिंग लिखा हुआ था, अच्छा फिर वो कहता है कि ऑल दीज वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स, कि मतलब ये सारे शायद वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि ये सिर्फ हवा में बातें करते हैं, यानी कि इससे किसी को प्लेजर नहीं मिलने वाला तुम्हारे इंतहा के थर्ड क्लास। तो फिर वो कहता है ए मेरी ऑल दे आर दे सर, वो कहता है यस दे आर, मतलब क्या वाकई ऐसा है। क्लाउन, ओ देयर बाय हैंग्स अ टेल, वो कहता है ओह दैट्स द प्रॉब्लम कि तुम्हें म्यूजिक चलाने ही नहीं आता, तुम्हें पता ही नहीं इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कैसे करते हैं। म्यूजिशियन, वेयर बाय हैंग्स अ टेल सर, तो वो कहता है कि सर व्हाट इज द प्रॉब्लम, मतलब विद माय इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाई आर यू नॉट अम्यूजिंग बाय दी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ माइन। मैरी सर बाय मैनी अ वाइंड इंस्ट्रूमेंट दैट आई नो, वो कहता है कि सर ये जो मेरे इंस्ट्रूमेंट है बाय मैनी अ वाइंड इंस्ट्रूमेंट दैट आई नो, कि मतलब लगता है कि यहाँ पे कुछ माहौल ही गर्म है जिसकी वजह से मेरे इंस्ट्रूमेंट शायद काम नहीं करे, इसलिए वो आपको वाइंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कहने का मतलब ये इंसान का अंदर ही वीरान हो तो इंसान के बाहर भी हर चीज क्या लगती है, जहन्नुमी लग रही होती है ना, बुरी लग रही होती है। इंसान का अंदर ही जब बुझा हुआ हो तो बाहर कुछ नहीं अच्छा लगता। बट मास्टर्स हियर इज मनी फॉर यू, बट मास्टर्स यानी कि वो बाकी सबको कहता है, क्लाउन जो म्यूजिशियंस होते हैं मास्टर्स, वो म्यूजिशियन को कह रहा होता है कि मतलब दैट इज द मनी फॉर यू, ये तुम्हारी जो उजरत है ये है। एंड द जनरल सो लाइक्स योर म्यूजिक, और जनरल को तुम्हारा म्यूजिक पसंद आया है। दैट ही डिजायर्स यू, और वो जो कि तुम वो डिजायर कर रहे थे फॉर लव सेक टू मेक नो मोर नॉइस विद इट। अब वो कहता है कि अब इससे ज्यादा यहाँ पे नॉइस ना मचाओ, मतलब शोर मत मचाओ और यहाँ से जाओ। जनरल को तुम्हारा म्यूजिक पसंद आ गया और बहुत पसंद, यानी कि आयरॉनिकल वे में
वो उनको कहता है कि बस उसको तुम्हारा म्यूजिक पसंद आ गया, ये पैसे पकड़ो और जाओ यहाँ से। म्यूजिशियन, वेल सर वी विल नॉट, वो कहता है म्यूजिशियन उसको, वेल वी विल स्टॉप देन, तो वो कहता है क्या हम फिर इसको स्टॉप कर दें। नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा। Clown, if you have any music that may not be heard to it again, but as they say, to hear music the general does not greatly care. अब वो क्लाउन उसको कहता है कि इफ यू हैव एनी म्यूजिक दैट नॉट बी हेard, कि अगर कोई ऐसा म्यूजिक जो कि सुनना ही, जो हम सुन ही ना सकें, टू इट अगेन, तो देन प्ले इट अगेन, बट एट दे से टू हियर म्यूजिक द जनरल डज नॉट ग्रेटली केयर। लेकिन अगर मैं, वो कहता है कि अगर उसके जनरल के मूड की इस वक्त बात करूं तो वो इस वक्त म्यूजिक सुनना नहीं चाहता क्योंकि उसका मूड ही खराब है, यानी कि वो बहुत गुस्से में है। ही इज एन एंग्री मूड। म्यूजिशियन, वी हैव नन सच सर, वो कहता है कि सर हमें कोई ऐसा म्यूजिक नहीं है, यानी कि वो उसको कहता है क्लाउन उसको कि भाई जनरल जो है वो इस मूड में नहीं है कि म्यूजिक सुने, तो तुम कोई ऐसा म्यूजिक प्ले करो जिसकी आवाज ही ना आए, दैट कैन नॉट बी हियर्ड। तो म्यूजिशियन उसको कहता है वी हैव नन सच सर, कि हमारे पास ऐसा कोई म्यूजिक नहीं है सर, हम ऐसा कोई म्यूजिक प्ले ही नहीं कर सकते जो कि सुना ना जाए, यानी कि म्यूजिक प्ले करेंगे तो आवाज तो आएगी। Clown, that put up your pipes in your bag for I will away go vanish into air। वो कहता है चलो भाई अपने ये सारे इंस्ट्रूमेंट पैक करो और यहाँ से जाओ और दफा हो जाओ। Exeunt musician, म्यूजिशियन सारे चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि कैसियो एंटर होता है। कैसियो, दोस्त thou hear my honest friend, do you hear my friend? क्लाउन, नो आई हेयर नॉट योर ऑनेस्ट फ्रेंड, आई हेयर यू। क्लाउन उसको कहता है कि नहीं भाई मुझे तो तुम्हारी आवाज आ रही है, मुझे तुम्हारे ऑनेस्ट फ्रेंड की, यानी कि कैसी उसको कहता है कि दोस्त दाओ हेयर, डू यू हेयर माय फ्रेंड, कि मतलब क्या तुम मुझे लिसन कर रहे हो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तो क्लाउन कहता है कि भाई मैं तो तुम्हारा कोई ऑनेस्ट फ्रेंड, यानी कि सारा ये जो है क्लाउनिश वे में वो बात कर रहा है क्योंकि वो क्लाउन है। कैसियो, प्रीति कीप अप दाई क्विलेट, वो फिर उसको कहता है कैसियो के डोंट प्ले गेम, देयर इज अ पुअर पीस ऑफ गोल्ड फॉर दी। वो कहता है, वो क्लाउन को पैसे देता है और वो कहता है ये भाई पैसे पकड़ो, जाहिर बात है अब उसको काम होता है कैसियो से, कैसियो को क्लाउन से, और आखिर वो ओथेलो को किसी तरह उसका मूड सही करना की कोशिश कर रहा। तो ना सिर्फ वो पहले म्यूजिशियंस जो है उनको बुलाता है, उसके बाद वो जो है क्लाउन को पैसे देता है। इफ द जेंटल वीमेन दैट अटेंड, कौन थी जेंटल वीमेन? एमिलिया, ठीक है, कि अगर वो जेंटल वीमेन यानी कि एमिलिया जो कि अटेंडेंट है किसकी, डेस्डेमोना की, दैट अटेंड्स द जनरल वाइफ बी स्टीयरिंग टेल। जनरल की वाइफ कौन है? जनरल कौन है? ओथेलो, और वाइफ कौन है? डेस्डेमोना। बी स्टीयरिंग टेल हर देयर इज वन कैसियो एंड ट्रीट्स हर अ लिटिल फेवर ऑफ स्पीच, के कैसियो तुमसे कोई बात करना चाहता है, उसको जाके मतलब तुम उसको वाइफ को एंट्रीट करो और उसको बताओ कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। विल दाउ डू दिस, क्या तुम ये ऐसा करोगी? क्लाउन, शी इज स्टिरिंग सर, शी इज अवेक सर, इफ शी विल स्टिर हाइदर आई शैल सीम टू नोटिफाई अनटू हर। वो कहता है तुम ऐसा करो कि एमिलिया को भेजो अगर वो जाग गई है ताकि मैं जनरल की वाइफ से बात कर सकूं। और क्लाउन कहता है कि सर वो जाग चुकी है और अगर वो यहाँ पे आई तो मैं उसको आपके पास भेज दूंगा। एग्जिट क्लाउन, एंटर ईएगो इन हैप्पी टाइम। ईएगो, गुड टू सी यू ईएगो, ठीक है। ईएगो, यू हैव नॉट बीन अबेड देन, वो कहते तुम क्या सोए नहीं? कैसे हो? व्हाई नो द डे हैड ब्रोक, वो कहता नो व्हेन आई लेफ्ट यू इट वाज ऑलरेडी मॉर्निंग, कि जब मतलब मैं तुम्हें छोड़ के गया था तो मॉर्निंग हो चुकी थी। बिफोर वी पार्टेड, जब हम अलहदा हुए थे। आई हैव मेड बोल्ड ईगो टू सेंड इनटू योर वाइफ, वो कहता है आई हैव आस्क्ड टू टॉक योर वाइफ माई सूट टू हर, वो कहता है कि मतलब मैंने जो है ईगो, मैंने जो है तुम्हारी बीवी को बुलवाया है, यानी कि एमिलिया ईगो की वाइफ थी। माई सूट टू हर इज दैट शी विल टू वर्चुअस डेस्डेमोना प्रोक्योर मी सम एक्सेस, और वो कहता है कि मैंने आई हैव आस्क्ड टू टॉक टू योर वाइफ, मैंने क्लाउन को कहा है कि मेरी तुम्हारी बीवी से यानी कि एमिलिया से जो कि डेस्डेमोना की अटेंडेंट है, तो मेरी उससे बात करा सके ताकि मैं जो हूँ डेस्डेमोना से जो है बात कर सकूं और ओथेलो को मना सकूं। नेक्स्ट पेज पे आइएगा।
ईगो देखते हैं. I will send her to you presently, and I will devise a mean to draw the mood out of the way that your converse and business may be more free. और वो कहता है कि मैं उसको तुम्हारे पास, I will send her to you now, मैं उसको खुद तुम्हारे पास भेजूंगा, and I will devise a mean to draw the mood out of the way. mood यानी कि मैं ओथेलो को प्लान करके कहीं आउट ऑफ द वे ले जाऊंगा ताकि तुम आराम से अपनी बात जो है ओपनली डेस्डेमोना से शेयर कर सको, मे बी मोर फ्रीली जो है ओपनली तुम उसको बता सको. कैसी हो? आई हम्बली थैंक यू फॉर. वो कहता है आई हम्बली यानी कि मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. एग्जिट ईगो. ईगो एग्जिट होता है. आई नेवर न्यू अ फ्लोरेंटाइन मोर काइंड एंड ऑनेस्ट. ये कौन कहता है? ये कैसियो कहता है. कैसियो कहता है जब ईगो एंटर होता है तो कैसियो, आपको पता है ये सारे सोलिक्वाइज हैं. ईगो अपने आप से बात करता है और वो कहता है कि मैंने इतना अच्छा फ्लोरेंटाइन. फ्लोरेंटाइन, हु इज द फ्लोरेंटाइन? फ्लोरेंटाइन आर सिटीजन्स ऑफ फ्लोरेसेंस who included Machiavelli. फ्लोरेसेंस जो है अपनी मैकियावेली वर्ल्डली विजडम के लिहाज से बहुत ज्यादा कि ये बड़े शातिर दिमाग होते हैं. तो वो कहता है कि फ्लोरेसेंस जो कि इतने ज्यादा शातिर दिमाग होते हैं, लेकिन मैंने ईगो जैसा काइंड और ऑनेस्ट मैन नहीं देखा. बेटा ये आयरॉनिकल लाइन है और इसमें वर्बल आयरनी है. और द सिटीजन्स ऑफ फ्लोरेंस वर नॉट नोन फॉर काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, कि वो जो है वो काइंडनेस और ऑनेस्टी के बारे में नहीं जाने जाते थे. बट माइकल कैसियो सीम्स अनअवेयर ऑफ फ्लोरेसेंस बैड रेपुटेशन. लेकिन माइकल कैसियो जो है उसको फ्लोरेसेंस की बैड रेपुटेशन शायद वो टोटली अनअवेयर था. और ईगो उसी फ्लोरेंटाइन का एक बाशिंदा था, यानी कि एक फ्लोरेंटाइन था, सॉरी फ्लोरेंस का रहने वाला था, सिटीजन था. और फ्लोरेंटाइन जो हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर थे कि ये इंतहा के जो है इवल माइंडेड लोग होते हैं और ये मैकियावेली होते हैं और इनके मतलब वर्ल्डली परस्यूट्स के लिए ये, यानी कि वो वाला है ना घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकाल दो. तो फ्लोरेंटाइन जो है इस उनकी रेपुटेशन जो है इस लिहाज से बहुत ज्यादा मशहूर थी कि ये इनके अंदर ना तो काइंडनेस होती है ना ऑनेस्टी होती है. लेकिन ईगो कैसियो ईगो के बारे में कहता है कि भाई मैंने इससे ज्यादा काइंड और ऑनेस्ट मैन नहीं देखा. ठीक हो गया. उसके बाद जो है आगे चलते हैं. एंटर एमिलिया. एमिलिया एंटर होती है. एमिलिया, गुड मॉरो गुड लेफ्टिनेंट, आई एम सॉरी for your displeasure, but all will sure be well. The general and his wife are talking of it, and she speaks for you stoutly. The Moor replies that you heard is of great famous Cyprus and great affinity, and that in the wholesome wisdom. एमिलिया एंटर होती है. वो कहती है गुड मॉरो गुड लेफ्टिनेंट, आई एम सॉरी के मुझे बहुत दुख हुआ कि फॉर योर डिस्प्लेजर के जो भी कुछ हुआ है, बट ऑल विल श्योर बी वेल. लेकिन वो कहता है कहती है आई एम श्योर एवरीथिंग विल टर्न आउट ऑल राइट. द जनरल एंड हिज वाइफ आर टॉकिंग ऑफ इट. जनरल और उसकी वाइफ यानी कि ओथेलो और डेस्डेमोना इसी तुम्हारे ही बारे में, इसी इशू के बारे में बात कर रहे थे. एंड शी स्पीक्स फॉर यू स्टाउटली, और वो तुम्हें बहुत ज्यादा डिफेंड कर रही थी. द मूर रिप्लाइज, मूर ने उसको ये जवाब दिया दैट ही यू हर्ट इज ऑफ ग्रेट फेम एज साइप्रस. वो कहता है कि भाई तुमने मूर ने जो है डेस्डेमोना को कहा कि तुमने जो साइप्रस की एक अजीम इंसान को, यानी कि बहुत ज्यादा फेमस इंसान को जो कि मोंटेनो है, उसको जो तुमने हर्ट किया है, उसकी एंड ग्रेट एफिनिटी और उसकी जो एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा है साइप्रस के अंदर. तो जिसको तुमने हर्ट किया वो बहुत इम्पोर्टेंट है साइप्रस के अंदर. और दैट इन होलसम विजडम, और अपनी विजडम में भी. He might not but refuse you. वो कहता है कि उसके पास अब कोई चॉइस नहीं है कि वो तुम्हें रिफ्यूज करे, यानी कि तुम्हें तुम्हारे ओहदे से हटाए, और उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा से रीइंस्टेट करे. बट ही प्रोटेस्ट ही लव्स यू. लेकिन वो ये भी कहता है कि वो तुमसे still he loves you and need no other suitor but his likings to take the safest occasion by front to bring you again. लेकिन वो ये भी कहता है कि based on his own feelings alone he is looking for an opportunity to safely take you back. यानी कि वो अभी भी चाहता है कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन तुमने जिस शख्स को
हर्ट किया है, यानी कि मोंटेनो को उसकी फेम बहुत ज्यादा है साइप्रस में, लेकिन वो फिर भी कोशिश करेगा कि तुम्हें किसी ना किसी तरह वापस किसी ना किसी और पोस्ट के ऊपर तुम्हें ले आए। कैसी हो yet I beseech you if you think fit or that it may be done। तो वो कहता है कि if you think or that may be done, give me advantage of some brief discourse with Desdemona alone। वो कहता है कि अगर तुम सही समझती हो तो मुझे एक एडवांटेज दे दो कि तुम मेरी ना डेस्डेमोना से बात करवा दो, तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँगा कि ये टाइप beseech you, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। एमिलिया, pray you come in, I will bestow you where you shall have time to speak your bosom freely। तो वो कहती है कि आजो अंदर आजो, मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाती हूँ जहाँ पे तुम डेस्डेमोना से इजीली बात कर सको। कैसी हो? आई एम मच बाउंड टू यू। तो वो कहता है आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। नेक्स्ट उस पे पेज पे चलते हैं। एक्ट 3 सीन 2। पहले इसकी समरी पढ़ लेते हैं कि इसकी समरी क्या था। नीचे आ जाए, देखे बेटा नीचे लिखा हुआ है समरी एक्ट 3 सीन 1 to 3। अब पहले इसकी समरी पढ़ लेते हैं कि इस एक्ट के अंदर है क्या। ठीक है, नीचे आ जाइएगा। यहाँ पे देखें समरी एक्ट 3 सीन 2 लिखा हुआ है। हाँ, लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे है समरी में कुछ यूं था कि इएगो, ओथेलो एंड अ जेंटलमैन वॉक टुगेदर एट द साइटेडल। ठीक है, तीनों जो है साइटेडल कहते हैं ये किला, ठीक है, चार दीवारी साइटेडल। तो वो ओथेलो, इएगो और एक जेंटलमैन जो है साइटेडल में आते हैं। ओथेलो गिव इएगो सम लेटर्स टू डिलीवर एंड डिसाइड टू टेक अ लुक एट टाउन फोर्टिफिकेशन। ओथेलो जो है इएगो को कुछ लेटर देता है कि वो उसको डिलीवर करे और डिसाइड करे टू टेक अ लुक एट टाउन फोर्टिफिकेशन। समरी एक्ट 3 सीन 3 भी पढ़ लेते हैं। थोड़ी लंबी है, टेक्स्ट पढ़ लेते हैं पहले। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ रीडर ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट 3 सीन 2, इस पे क्लिक करें। नेक्स्ट उस पे आ जाए जनाब। अब जो है एंटर ओथेलो, इएगो एंड जेंटलमैन। दी ओथेलो, इएगो और जेंटलमैन एंटर होते हैं और वो अपने इलाके का जायजा लेते हैं। ओथेलो, दिस लेटर गिव इएगो टू द पायलट। ओथेलो कहता है इएगो ये जो लेटर्स हैं वो शिप के कैप्टन को दे दो, एंड बाय हिम डू माय ड्यूटीज टू द सेनेट। और उसको जो सेनेट ऑफ वेनिस है उसको बाय हिम टू डू माय ड्यूटीज टू सेनेट, ताकि एंड आस्क हिम टू पे माय रिस्पेक्ट टू सेनेट वेनिस, यानी कि उसको सेनेट ऑफ वेनिस को दे देना। दैट डन, आई विल बी वर्किंग ऑन द वर्क्स नाउ दैट्स डन। और मैं अब इन फोर्टिफिकेशन वॉल्स के ऊपर वॉक कर रहा हूँ, यानी कि इसके ऊपर फोर्टिफिकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। रिपेयर देयर टू मी, यानी कि वो लोग जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। Iago, well my good lord, I will do it। Othello, this fortification, gentlemen, shall we see it? वो कहता है shall we go see this fortification man, क्या हम उस किले को देख सकते हैं जिसपे रह के हमने मतलब अपना दिफा करना है। Gentlemen, we will wait upon your lord। ठीक है, we will wait upon your lordship। वो कहता है we are at your service my lord। अब read the summary of act 3 scene 1 to 3। सीन 3 की समरी पे आ जाइएगा, स्क्रॉल करके नीचे आ जाए। अच्छा, समरी सीन 3 में देखें, इम्पोर्टेंट कोट एक्सप्लेन्ड है। दिस वाज हर फर्स्ट रिमेम्बरेंस फ्रॉम द मूर माय wayward husband had 100 times wooed me to steal it, but she so loves the token। Desdemona, Cassio and Emilia enter mid conversation। अब क्या होता है, डेस्डेमोना, कैसियो और एमिलिया जो है वो आधी बात कर चुके होते हैं, यानी कि मिड ऑफ कन्वर्सेशन मेन पॉइंट तक पहुंच चुके होते हैं। डेस्डेमोना हैज जस्ट गो टू डू एवरीथिंग शी कैन ऑन कैसियो बिहाफ व्हेन ओथेलो एंड इएगो, यानी कि मेन कन्वर्सेशन वो कर चुके होते हैं। डेस्डेमोना कैसियो को कहती है कि वो ओथेलो से उसके बिहाफ पे बात करेगी। इएगो, व्हेन ओथेलो एंड इएगो एंटर, और उसी वक्त क्या होता है, ओथेलो और इएगो एंटर हो जाते हैं। कैसियो क्विकली डिपार्ट्स, कैसियो फौरन से खामोशी के साथ चला जाता है। प्रोटेस्टिंग टू डेस्डेमोना दैट ही फील्स टू अनईजी टू डू हिमसेल्फ एनी गुड, और वो प्रोटेस्ट करता है डेस्डेमोना से कि वो मतलब एक पहली बात ये कि वो इतना शर्मिंदा है कि वो ओथेलो का सामना नहीं कर सकता और वो इतना अनईजी फील कर रहा है हिमसेल्फ एनी गुड। ओथेलो आस्क्ड वेदर इट वाज कैसियो, ही सॉ लीविंग द रूम।
ओथेलो पूछता है whether it was Cassio, जो कि अभी रूम छोड़ के गया है. Iago responds that surely Cassio would not behave like a guilty man at Othello's approach. वो कहता है कि मतलब कैसियो ऐसा नहीं कर सकता कि वो जो है गिल्टी, मतलब वो ऐसे गया जैसे कोई गिल्टी मैन. तो यानी कि वो एक तरह से ओथेलो के दिल में शक का बीज बो देता है. Desdemona entreats Othello to forgive Cassio and reinstate him as lieutenant. Othello assures her that he will speak to Cassio. Desdemona entreat करती है Othello को कि वो भाई Cassio को, जैसे Othello enter होता है, Desdemona is so much innocent और उसको पता नहीं था कि प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से वो अपने हस्बैंड के साथ डील करे. एक तरह से ये भी डेस्डेमोना की एक बेवकूफ़ी भी थी कि वो उसको कहती है ओथेलो को, एक तरफ से तो इयागो उसको कहता भाई एक शक का बीज बो देता है, फिर फौरन से जब डेस्डेमोना उसको ये कहती है कि वो कैसियो को फॉरगिव कर दे और उसको रीइंस्टेट करे हिम एज लेफ्टिनेंट, तो ओथेलो उसको एश्योर करता है कि वो कैसियो से बात करेगा, बट ही आंसर एवेसिवली व्हेन शी ट्राइज टू सेट अप मीटिंग टाइम. She criticizes Othello for responding to her request so grudgingly and hesitantly, and he tells her that he will deny her nothing but wishes to be left to himself for a while. अब वो जो है उसको क्रिटिसाइज करती कि तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, तो आगे से ओथेलो उसको कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा लेकिन अभी मुझे अकेला छोड़. Along with Othello, Iago begins his insinuations of an affair between Cassio and Desdemona, reminding Othello that Cassio served as Othello and Desdemona go between during their courtship. अब वो जब ओथेलो के साथ अलोन होता है तो इयागो जो है वो एक इंसिनुएशन ऑफ एन अफेयर क्रिएट करता है बिटवीन कैसियो और डेस्डेमोना बाय ओथेलो को ये रिमाइंड करते हुए कि कैसियो जो है वो सर्व करता, वो सर्व्ड एज ओथेलो एंड डेस्डेमोना गो बिटवीन ड्यूरिंग देयर कोर्टशिप, कि कैसियो ही था जो ओथेलो और डेस्डेमोना की आपस में मतलब बातचीत कराया करता था जब इन दोनों का अफेयर था, यानी कि शादी से पहले की बात कर रहा है कि एक दूसरे के खत भी पहुंचाता था, एक दूसरे की मुलाकात भी करवाता था, क्योंकि कैसियो डेस्डेमोना का बहुत अच्छा फ्रेंड था. ओथेलो आस्क्ड इयागो वेदर ही बिलीव्स कैसियो टू बी ऑनेस्ट. तो ओथेलो इयागो से कहता है कि क्या तुम समझते हो कि कैसियो ऑनेस्ट है. एंड इयागो फील्स रिलक्टेंस टू आंसर, और इयागो जो है ना वो ऐसे शो करता है जैसे वो हाँ या ना, मतलब नहीं भी कहना चाह रहा, नहीं कहते हुए वो सर हाँ में हिला देता है. Iago plants in Othello's mind thoughts of adultery, cuckoldry, and hypocrisy. Until Othello screams the ensign to speak his mind, Iago suggests that Othello observe his wife closely when she is with Cassio. और until Othello scream करता है, चिल्ला उठता है at the ensign to speak his mind. अपने वो जो उसके जहन में एक गुमान बन जाता है वो उस पर चिल्ला उठता है. और इयागो ये सजेस्ट करता है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे जहन में किसी के बारे में जब गलत गुमान कायम हो जाता है तो हमें कोई जब उस बंदे के बारे में या शख्स के बारे में बुरा कह रहा होता है तो हम फौरन से कहते हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसी है वो, बिल्कुल ऐसी है जो तुम कह रही हो ना, मैंने भी फलाने टाइम, यानी कि फिर हमें फलाने टाइम की सारी बुराइयां उसके अंदर नजर आना शुरू हो जाती है. और ये वही खातून होती है जिसके साथ कभी हमारी बड़ी दोस्ती होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बद से बदनाम बुरा, तो बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग गुमान भी क्रिएट करते हैं. ठीक है. Iago suggests that Othello observe his wife closely when she is with Cassio. और Iago ये भी सजेस्ट करता है कि ओथेलो जो है अपनी वाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व करे जब वो कैसियो के साथ हो, यानी कि वो थोड़ी भाई वो कहता है भाई आंख रखो अपनी बीवी के ऊपर. Othello tells Iago to have Emilia was Desdemona. Othello जो है Iago को कहता है to have Emilia, कि वो कि Iago को कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम अपनी बीवी से कहो कि वो डेस्डेमोना पे नजर रखे when she is with Cassio. Iago appears to retreat from his accusation and suggests that Othello leave the matter alone, but he has already made his point. अब वो कहता है ओथेलो को कि भाई तुम ये सारा मामला छोड़ दो, दफा करो, लेकिन साथ साथ वो अपना पॉइंट भी क्लियर कर देता है. By himself Othello muses that his wife no longer loves him. और अपने ही आप से ओथेलो अब वो म्यूज करता है, यानी कि अपने आप से बातें करता है, खुद कलामी करता है, और वो कहता है कि अब उसकी बीवी उससे शायद ज्यादा अब मोहब्बत नहीं करती, probably because he is too old from her
शायद इस वजह से क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, बिकॉज ही इज ब्लैक क्योंकि वो काला है, एंड बिकॉज ही डज नॉट हैव द मैनर्स ऑफ कोर्टियर, और शायद उसको मैनर ऑफ कोर्टियर नहीं आते। शी गोन ही लेमन्स, और वो कहता है कि शी इज गॉन, यानी कि वो अब तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे देखें नंबर 2। अच्छा जी, अब एक्ट के ऊपर, अच्छा एक्ट 3 सीन 1 से 3 तक है ये। सॉरी बेटा, पीछे टेक्स्ट पे आइएगा, नीचे आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। हम किस पे थे? एक्ट 3 सीन 4 आ जाएगा आगे। नेक्स्ट वेट, टेक्स्ट में शेयर करते हैं, एक मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, एक्ट 3 सीन 2 हमारा हो गया था, एक्ट 3 सीन 3 पे जाना था, ठीक है। हमने, मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, आप खोल लीजिएगा।